नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम कांग्रेस में उग्रवादी दल के जो प्रमुख नेता विचारक थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें जो 3 प्रमुख नेता थे, लाल, बाल और पाल, जो कि उग्रवाद में त्रिमूर्ति के नाम से मशहूर थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है बाल गंगाधर तिलक। तिलक का जन्म 1856 में रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। तिलक जो है अपने विद्यार्थी काल में ही अपनी स्वतंत्रता, अध्ययन और निडरता के लिए विख्यात थे। जब वे 17 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने 1879 में डेक्कन कॉलेज से BA LLB पास किया और कॉलेज से निकलते समय ही उन्होंने यह संकल्प किया कि वो लोक सेवा और जनहित के कार्यों में लगे रहेंगे और सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। शिक्षा संबंधी प्रयत्नों को व्यक्ति प्रधान न रखकर संस्था प्रधान रखने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की 1884 में स्थापना की। जनता में अपने मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी और मराठा, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित करने प्रारंभ किए। केसरी के संपादन का उत्तरदायित्व उनके मित्र गोपाल गणेश आगरकर पर और मराठा का संपादन, जो कि अंग्रेजी में छपता था, उसका संपादन स्वयं तिलक पर था। दोनों में गहरी दोस्ती और विचारों की एकता थी। तिलक का लक्ष्य सामान्य लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और महाराष्ट्र के लोगों के विचारों को सरकार और अन्य प्रांतों तक पहुंचाना था। दोनों ही समाचार पत्रों के माध्यम से वे अपने विचार अभिव्यक्त करते थे। तिलक का अपने अन्य समकालीन राजनीतिक विचारकों से मौलिक अंतर यह था कि उनके लिए राष्ट्रीयता केवल एक कल्पना मात्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो उनके समस्त जीवन को प्रभावित किए हुए थी। तिलक उस पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की प्रधानता को समाप्त करना चाहते थे जिसके प्रभाव में उदारवादी नेता थे। वे पहले नेता थे जिन्होंने यह बताया कि अंग्रेजी आधिपत्य का मूल कारण नैतिक था, न कि सैनिक। अंग्रेजी नैतिक उच्चता स्वीकार करके भारतवासी अंग्रेजी साम्राज्य के साथ सहयोग और समर्थन की नीति अपना लेते थे। तिलक का जीवन भर का प्रयास रहा कि वो अंग्रेजी नैतिक उच्चता के मंत्र जाल को तोड़ें और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ही साधन तैयार किए, जैसे कि समाचार पत्र, केसरी, मराठा और संस्थाएं, न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आदि। राष्ट्रीयता के प्रति जैसा उत्साह तिलक ने अपने प्रचारकों में भरा, जिस तरह से कि कोई धर्म प्रचारक अपने अनुयायियों में भरता है। चूँकि तिलक जो है अंग्रेजी चिंतन प्रणाली से भारतीयों को मुक्त कराना चाहते थे, इसीलिए उनका मानना था कि भारतीय इतिहास से कुछ ऐसे नायकों का चयन भी आवश्यक था जो भारतीयों को प्रेरणा तथा उत्साह से भर सके। शिवाजी ऐसे नायक थे जिनके औरंगजेब के साथ संघर्ष को एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया जा सकता था। तिलक का उद्देश्य भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक दृष्टि से देखना नहीं था। तिलक पर यह आरोप पश्चिमी लेखकों और प्रशासकों ने लगाया है, विशेषकर लेखक वैलेंटाइन शिरोल और पॉवेल प्राइस ने तिलक पर मुस्लिम विरोधी होने का आक्षेप लगाया है, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली जिन्ना जैसे सांप्रदायिक नेता ने उन्हें राष्ट्रीयता का समर्थक बताया। तिलक का उद्देश्य महाराष्ट्र के लोगों को जागृत करना था और इस कार्य के लिए शिवाजी से अच्छा कोई नायक
नहीं हो सकता था। इसी प्रकार उन्होंने गणपति उत्सवों को भी राष्ट्रीयता जगाने में सहायक बनाया। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में पहले से प्रचलित था, लेकिन तिलक ने उसका राजनीतिक उपयोग किया। इस अवसर पर राजनीतिक भाषण आदि का आयोजन करके उन लोगों को जो कि राजनीतिक सम्मेलनों से अलग रहते थे, राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। यह कार्य 1895 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तिलक के राजनीतिक चिंतन में भी एक विशेषता थी जो अन्य समकालीन विचारकों से भिन्न थी। वह भारतवासियों के लिए केवल प्रशासन से संबद्ध होने का अधिकार नहीं मांगते थे, बल्कि भारत में स्वराज्य को एक अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेज़ों द्वारा सुविधाएं दिए जाने की अपेक्षा वे उन सुविधाओं को देशवासियों के अधिकारों के रूप में प्रस्तुत करते थे। इस संबंध में उनका कहना था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तिलक के इन विचारों और कार्यों से अंग्रेजी नौकरशाही और कांग्रेस के उदारवादी नेता बहुत चिंतित हुए। जून 1897 में पूना में शिवाजी उत्सव के कुछ दिनों पश्चात वहाँ के अंग्रेज़ कलेक्टर रैंड और एक अन्य अंग्रेज़ अधिकारी आयस्ट की हत्या कर दी गई। इसके लिए तिलक को उत्तरदायी ठहराया गया और उन्हें 18 महीने की सज़ा दी गई। हालांकि सज़ा देते वक्त न्यायाधीश ने स्वीकार किया था कि तिलक का कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हाथ इन हत्याओं में नहीं था। अंग्रेज़ सरकार की नेक नियति पर लोगों को संदेह और अधिक बढ़ गया। स्वतंत्रता और अधिकारों की बात और अधिक लोकप्रिय हुई। तिलक ने अपने लेखों और भाषणों के प्रति अंग्रेज़ सरकार से क्षमा याचना नहीं की। राष्ट्रीयता के लिए त्याग, बलिदान और कष्ट सहन करने के मार्ग को उन्होंने अधिक लोकप्रिय बनाया। तिलक द्वारा गौरक्षणी सभाओं को प्रोत्साहन देने को भी उन पर सांप्रदायिकता फैलाने के एक कारण माना जाता है। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में सांप्रदायिकता का जो आरोप तिलक पर लगाया था, उस पर तिलक ने मुकदमा चलाया और शिरोल समस्त सरकारी रिकॉर्ड की सहायता से यह सिद्ध किया कि तिलक ने 1800 रिकॉर्ड की सहायता से भी शिरोल यह सिद्ध नहीं कर पाए कि तिलक ने किसी भी तरह से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिला। तिलक ने उग्र दल के निर्माण और गठन में बहुत अधिक सहायता दी। वास्तव में उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोधक नीति अपनाने की बात कही। तिलक जो है 6 वर्ष तक 1908 से 1914 तक कारावास में रहे। 1914-15 में उन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों में समझौते के प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। 1916 में भारतीय रंगमंच पर कुछ ऐसी परिस्थितियां विकसित हुई जिससे कि मुसलमानों में अंग्रेज़ी व्यवहार से असंतोष बढ़ा। इसका कारण एक तो तुर्की के प्रति अंग्रेज़ी व्यवहार था। अधिकांश प्रभावशाली मुस्लिम नेता भी जेल में थे। भारतीय सेना पर अंग्रेज़ी निर्भरता बढ़ रही थी और भारत का औद्योगिक तथा मध्यम शिक्षित वर्ग अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के दुष्परिणामों से दुखी था। वे भी उग्र राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने को तैयार थे। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल अर्थात स्वराज। इसका अभिप्राय अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना नहीं था। इसका अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन स्वायत्तता प्राप्त करना। यह स्वायत्तता उसी तरह की होती जिस तरह से कि अन्य जो श्वेत उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उस तरह की।
1919 में तिलक ने चाहा कि पेरिस शांति सम्मेलन में भारत को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, और ये भाग लेने का अधिकार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत था उसके आधार पर यह मांग की थी। तिलक खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में जो भारतीय उग्रवादी राजनीति की त्रिमूर्ति थी, बाल, लाल और पाल, उसमें बाल सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। उनके प्रभाव का रहस्य यह था कि उन्होंने अपने आदर्शों को स्वयं स्वीकार किया, लक्ष्य के प्रति संघर्ष करने का साहस था। उनके समकालीन अन्य महान नेता जैसे रानाडे, गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अरविंदो घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि थे। तिलक उन सब की अपेक्षा किसी न किसी अर्थ में उच्चतर थे। रानाडे सरकारी प्रश्रय पर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और फिरोज शाह मेहता पारिवारिक परिस्थितियों से विवश थे। अरविंद यद्यपि प्रभावशाली वक्ता थे, लेकिन राजनीतिक जीवन के संघर्ष को सहन नहीं कर सके। विपिन चंद्रपाल अधिक प्रभावशाली वक्ता थे, लेकिन राजनीतिक अनुशासन से कम परिचित थे। लाजपत राय की दृष्टि स्पष्ट थी, लेकिन उन्हें भी अधिकांश प्रचार कार्य भारत से बाहर जाकर ही करना पड़ा। तिलक ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रचार एक धर्म प्रचारक के उत्साह की भांति किया। उनके कार्यों को उनके जीवन काल में अंग्रेज़ों ने जानबूझकर गलत प्रस्तुत किया। वह उनकी देशभक्ति को राजद्रोह मानते थे, इसीलिए उनके संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं फैलाते थे। अब हम देखते हैं दूसरे प्रमुख नेता लाला लाजपत राय के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन में पंजाब के सबसे प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय थे। वे पंजाब के लुधियाना में जनवरी 1965 में जन्मे थे। शिक्षित होने के पश्चात उन्होंने वकालत प्रारंभ की और इसके लिए वो लाहौर आ गए। 1888 में उन्होंने कांग्रेस में भाग लेना प्रारंभ किया। सर सैयद के कांग्रेस विरोध की आलोचना की। 1899 के पश्चात कांग्रेसी विचारधारा और कार्यपद्धति से लाला लाजपत राय को असंतोष होने लगा। 1905 में कांग्रेस के शिष्टमंडल का सदस्य बनाकर उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। 1905 के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के 2 दलों में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन नरम दल के नेता सहमत नहीं हुए। 1907 में उन्हें पंजाब में असंतोष बढ़ाने के आरोप में बंदी बना लिया गया, लेकिन शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। 1914 में वह इंग्लैंड और अमेरिका गए और वहां उन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रचार तथा समर्थन किया। सितंबर 1920 में उन्होंने कांग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें असहयोग संबंधी प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन शीघ्र ही वह गांधी जी की अहिंसात्मक कार्यपद्धति और राजनीतिक विचार प्रणाली से असहमत हो गया। 1925 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के नेता निर्वाचित हुए और बाद में उन्होंने नेशनलिस्ट दल की स्थापना की। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में उन पर पुलिस ने ऐसा प्रहार किया कि नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे, अंग्रेजी प्रशासन के आलोचक थे और कांग्रेस को अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई संस्था
मानते थे। इसीलिए वो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में उस नीति और उस संस्था दोनों को ही पूर्ण रूप से कमतर मानते थे, क्योंकि उनकी नज़र में कांग्रेस की उत्पत्ति ही उसे निंदनीय बना देती है। 1916 में उन्होंने यंग इंडिया पुस्तक की रचना की, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का द्योतक नहीं बनाया। जितनी आलोचना कांग्रेस की 1916 में लाजपत राय ने की, उससे अधिक आलोचना संभव नहीं। कांग्रेस आंदोलन मूलतः इसलिए असफल रहा क्योंकि ना तो वह एक आंदोलन था और ना ही लोगों का उसमें विश्वास था। 1905 तक तो अंग्रेजी सरकार ने ही कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। 1906 में स्वशासन का लक्ष्य अपनाने और गरम दल के कांग्रेस से अलग हो जाने के पश्चात सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर ध्यान देना प्रारंभ किया, जिससे कि वह दल जो सरकार से सुविधाओं की याचना करता था, सरकार की ओर मिला रहे। लाजपत राय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहते थे और इस कार्य के लिए कुछ राष्ट्रीय नायकों और शहीदों की आवश्यकता समझते थे। वे सुविधाओं के स्थान पर अधिकार चाहते थे और इसीलिए लोगों में पद प्राप्त करने की लालसा के स्थान पर त्याग करने की भावना जागृत करना चाहते थे। वे पहले ऐसे नेता थे जो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि भारतीय मजदूर संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ संबद्ध कर दिया जाए। उनका अंग्रेजी लिबरल दल पर विश्वास नहीं था, बल्कि वे लेबर दल पर अधिक विश्वास करते थे। उनका अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध कुछ अंशों में इसलिए भी उत्तरदायी था कि वे अंग्रेजी पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों को विश्व शोषण के लिए उत्तरदायी मानते थे। लेकिन साम्यवादी क्रांति के लिए उनके मन में कोई आकर्षण नहीं था। वे साम्यवादी क्रांति के स्थान पर भारत में प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे। लाजपत राय आर्य समाज और हिंदू महासभा के एक प्रमुख नेता थे। हिंदू महासभा का अध्यक्षीय भाषण देते हुए भी उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में सद्भावना बढ़ाने की ही बात कही। स्पष्ट वक्ता थे, त्याग और बलिदान की मूर्ति थे, पहले नेता थे। समाजवाद, पूंजीवाद, श्रमिकों के संगठन की समस्याओं पर विचार व्यक्त किए। मरने से कुछ सप्ताह पूर्व ही उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि भारत में हिंदू राज्य अथवा मुस्लिम राज्य का नारा लगाना सही नहीं है। देश में प्रजातंत्र की स्थापना ही ठीक है, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग भारतीयों की भांति भाग लें, न कि किसी धार्मिक संप्रदाय के सदस्य की तरह। उग्र नेताओं की त्रिमूर्ति में विपिन चंद्र पाल तीसरे नेता थे। उनकी अत्यधिक लोकप्रियता बहुत थोड़े समय तक ही रही। 1904 ईस्वी के पूर्व तक पाल एक उदारवादी नरम दल के सदस्य थे, लेकिन 1904 से 8 के मध्य बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के वे प्रमुख संचालक और बंगाल में उग्र विचारों के प्रमुख नेता थे। अगस्त 1908 में पॉल इंग्लैंड गए और वहाँ से लौटने के पश्चात उनके विचारों में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहाँ वह पहले स्वराज्य के समर्थक थे, वहाँ 1908 के पश्चात वह अंग्रेजी साम्राज्य में ही रहकर भारत की प्रगति की कल्पना करने लगे। समय व्यतीत होने के साथ साथ वे नरम विचारों के
होते गए। 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन उन्होंने नहीं किया। पाल द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन अहिंसा के प्रति किसी आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि उनकी यह नीति भारतीय परिस्थितियों को देखकर ही उचित ठहराई गई थी। 1906 में स्वदेशी बायकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में पास किए गए प्रस्तावों में पाल का काफ़ी योगदान रहा, लेकिन उनका राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभाव बहुत घटता गया और अपने अंतिम दिनों में वह एक अत्यंत नरम विचारों के व्यक्ति बन गए।